हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह आधुनिक भारत का इतिहास। जो हमारी सीरीज चल रही है उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं वह है लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि। छोटा सा टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट है। किन किन राज्यों ने सहायक संधि को स्वीकार किया और उनके क्या कारण रहे, मैप के साथ पूरे विश्लेषण को अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि। लॉर्ड वेल्लेस्ली 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। 1798 में तो अंग्रेज़ों की कुछ ऐसी नीतियां ही थी जिससे वो धीरे धीरे भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार कर सकें। लॉर्ड वेल्लेस्ली साम्राज्य विचारधारा का व्यक्ति था ही, तो इसने सहायक संधि का नियम लेके आया या ऐसा इसने रूल लागू किया जिससे धीरे धीरे जो देसी रियासतें थी वो अंग्रेज़ों पर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे डिपेंड होती गई। सहायक संधि का अर्थ देखिए क्या है। दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु आपसी समझौता। अब ये देखिए इसका अर्थ क्या है। सहायक संधि यह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसने ये कहा एक ए राजा है, एक बी राजा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से हम समझेंगे सहायक संधि का मतलब होता क्या है। इन दोनों राजाओं के बीच में दुश्मनी है, क्योंकि वो होता ही था पहले के टाइम में। क्षेत्र विस्तार के लिए युद्ध हुआ करते थे कि हमारा साम्राज्य बड़ा हो या हमारा बड़ा हो, या उनके और भी दुश्मनी चलती रहती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने ये कहा, ठीक है, कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे अपनी सेना देकर, ठीक है, जिससे आप अपने दुश्मन वाले राजा या जो राज्य हैं उनसे बच सकते हैं। तो इसे कहा गया सहायक संधि। हम अपनी सेना देकर आपकी सहायता करेंगे, ठीक है, लेकिन उस सेना का खर्च उठाएगा कौन? उस देसी रियासत का राजा। इससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा ये हुआ कि जो अंग्रेज थे उनकी सेना ने ये काम किया कि देसी रियासतियों की जो खुफिया जानकारी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाने लगे। उनकी कोई योजनाएं होती थी या और सब चीज़ें। इससे अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है। एक तो सेना का खर्च भी इनसे लेते थे और अपनी सेना दे के एक सहानुभूति जगाते थे, और वही सेनाएं, ठीक है, गुप्तचर विभाग का भी काम करती थी। अब हम देखते हैं आगे। इसके लिए लॉर्ड वेल्लेस्ली ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि करके कंपनी के राज्य का विस्तार कर फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त कर दिया। अंग्रेज के बाद पहले डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली बहुत आए थे। जो हमारी पहली वीडियो थी वो इसी पे थी कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो उसमें आपको अच्छे से करवाया गया है। अंग्रेज से पहले डच, फ्रांसीसी, डेनिश, पुर्तगाली सब आए थे, ठीक है। तो इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त किया। दूसरी भाषा में एक बार और समझ लिए सहायक संधि का अर्थ होता क्या है। एक ऐसा समझौता जिसके तहत एक भारतीय शासक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार करेगा, यानी उसके लिए सर्वोच्च होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बदले में कंपनी उसे अंग्रेजी सेना देगी जिसका खर्च देसी रियासत अपने पैसे से रखेगा, ठीक है। उस सेना का खर्च देसी रियासत को उठाना पड़ेगा। इस संधि से भारतीय राज्य ब्रिटिश पर निर्भर हो गए और ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ये थी सहायक संधि। अब सहायक संधि वाले राज्य देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से मैप की सहायता से देखेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। हैदराबाद 1798 में सहायक संधि करने वाला पहला राज्य था। मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, और अवध ये 1801 में। तो इन्होंने सहायक संधि की। इसके अलावा कौन कौन से राज्य रहे? भोपाल, तो 1801 में भोपाल राज्य बना सहायक संधि करने वाला। नागपुर बना 1803 में, ठीक है, महाराष्ट्र में जो है। ग्वालियर मध्य प्रदेश 1804 में सहायक संधि करने वाला राज्य बना। और इंदौर के होलकरों ने 1817 में मराठा जो युद्ध हुए थे उसके बाद सहायक संधि स्वीकार की थी 1817 में इंदौर ने।
लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इंदौर एक के होलकर थे, उन्होंने कभी सहायक संधि स्वीकार की ही नहीं थी, यानी वो सहायक संधि पर उन्हें कभी भी हस्ताक्षर किए ही नहीं। तो इसमें जो इतिहासकार हैं, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, ये आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इंदौर ने 1817 में इनसे जबरन, अंग्रेज़ों ने 1817 में जबरन इस पर हस्ताक्षर करवाए और इनको सहायक संधि के अंतर्गत लेकर आए थे इंदौर को 1817 में, ठीक है। आगे देखिए, हैदराबाद। सबसे पहले निज़ाम अली खान ने इस संधि को स्वीकार किया। निज़ाम अली का हैदराबाद का शासक, सबसे पहले इसने इस संधि को स्वीकार किया। तो इसका भी कुछ भय रहा होगा किसी राजा के साथ, तो वो देखिए क्या था। निज़ाम को मराठा और टीपू सुल्तान से खतरा था, इसलिए उसने अंग्रेज़ों से मदद ली। बस यही मदद इनको आगे गुलाम बना दी गई, ठीक है, कंपनी की। संधि के अनुसार हैदराबाद में अंग्रेज़ी सेना रखी गई और निज़ाम की स्वतंत्रता कम हो गई, ठीक है, निज़ाम की स्वतंत्रता कम हो गई। अब हम देखते हैं आगे। सहायक संधि मैसूर 1799 में। चौथे अगल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद यह संधि लागू की गई, ठीक है, मैसूर में। चौथे मैसूर युद्ध के बाद, ठीक है, टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो गई। टीपू के बाद कृष्ण राज को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन वह अंग्रेज़ों की देख रेख में था। वो एक कठपुतली था। यहाँ अंग्रेजी सेना की स्थायी टुकड़ी रख दी गई मैसूर में। आगे सहायक संधि करने वाला अवध। 1801 में अवध ने सहायक संधि की। अवध के नवाब साद अली खान ने इस संधि के लिए इनको मजबूर किया गया। अवध के नवाब साद अली खान को अंग्रेज़ों ने अवध में अपनी सेना रखने के बदले में ज़्यादा खर्च मांगा। नवाब ये खर्च ना उठा सका। इस तरह उन्होंने रोहिलखंड, दोआब और गोरखपुर का बड़ा इलाका अंग्रेज़ों को सौंप दिया। इससे अवध की जो स्वतंत्रता थी वो समाप्त हो गई। ये अवध उत्तर प्रदेश में, तो इसकी स्वतंत्रता थी वो समाप्त हो गई। अब हम देखते हैं आगे। सहायक संधि करने वाले में नागपुर। नागपुर के भोसले शासक रघुजी भोसले ने अंग्रेज़ों से संधि की। सहायक संधि समय मराठा और अंग्रेज़ों के संघर्ष में कमज़ोर पड़ गए। परिणाम नागपुर ब्रिटिश अधीन हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपस में भी संघर्ष होते रहे। तो आखिरी में नागपुर के जो शासक थे भोसले, रघुजी भोसले, उन्होंने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। उसके बाद ग्वालियर ने 1804 में संधि की। सिंधिया शासक दौलत राव सिंधिया ने ये संधि की। मराठा शासक धीरे धीरे अंग्रेज़ों में पराजित हुआ, ठीक है। जो मराठा शक्ति थी वो अंग्रेज़ों से धीरे धीरे पराजित होने लगी, आगे कमज़ोर पड़ने लगी। शिवाजी के टाइम तो काफ़ी इनका वो था, फिर बाजीराव पेशवा का टाइम आया, तो इस टाइम मराठा काफ़ी अपने पीक पे थे बिल्कुल ये, लेकिन धीरे धीरे इनका भी अंत होने लगा। आगे सहायक संधि इंदौर 1817 में। होलकर शासक 1817 में सहायक संधि के लिए इन्हें बाध्य किया गया, वो आपको पहले ही बताया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन्होंने सहायक संधि की ही नहीं थी। ये तीसरे अगल मराठा युद्ध के बाद हुआ। परिणाम मराठाओं की शक्ति का अंत हो गया। भारतीय शासकों को अंग्रेज़ों पर निर्भर बना दिया गया। अंग्रेजी सेना की मदद से भारतीय राज्य को नियंत्रण करना आसान हो गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो ये इसका मुआयन प्रभाव ये तीन था, ठीक है। सहायक संधि के प्रभाव पूछे जाएँ, इससे जो भारतीय शासक अंग्रेज़ों पर निर्भर हुए, भारतीय राज्य को नियंत्रण किया गया, ठीक है, अंग्रेज़ों की मदद से, और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया गया। तो ये थी सहायक संधि करने वाले राज्य। अब इनके प्रभाव देखते हैं, कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं, इनके क्या क्या प्रभाव रहे, सियासी रियासतों पर इसका क्या फ़र्क पड़ा, इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या फ़र्क पड़ा। सहायक संधि की मुख्य शर्तें देखिए। ये देशी रियासतें जो सहायक संधि करेगा उसकी स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य के
व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगा। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, सिंपल सी बात, देसी रियासत है, वो कंपनी को सर्वोच्च मानेगा। ठीक है, तो कंपनी की स्वीकृति स्वीकार करेगा। अब क्या हुआ, शत्रु राज्य के कोई भी व्यक्ति आएगा, उसे शरण वो नहीं देगा अपने राज्य में, और उसे नौकरी भी नहीं देगा। देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना अपने राज्य से किसी अन्य राज्य के साथ युद्ध नहीं कर सकेगी, कोई संधि भी नहीं कर सकेगी, और उनसे मैत्री यानी मित्रता भी स्थापित नहीं कर सकेगी। ठीक है, एक होता है कि हाँ, जब दो रियासतें बीच में हैं, कभी कभी होता था, जैसे आपको गुप्त काल का शासन काल कराया था, सब हम कर चुके हैं। हमारा प्राचीन भारत का इतिहास हो चुका है, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो चुका है। मैत्री संबंध तब स्थापित होते थे, उनमें ऐसा होता था, वो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे। एक राजा, एक जगह का एक ए पार्ट है, ठीक है, ए रियासत वाला कोई राजा बी रियासत वाले के साथ अपना बेटा या बेटी का विवाह करवा देता था। इससे इनसे मैत्री संबंध स्थापित हो जाते थे। नहीं तो फिर वैसे ही कुछ समय बाद उनका कुछ युद्ध हुआ या कोई चीज़ें हुई, तो धीरे धीरे चीज़ें चेंजिंग में आती थी और वे खुद ब खुद मैत्री संबंध स्थापित कर लेते थे, जिस कारण उनमें तो किसी तीसरे बंदे या एक तीसरा बंदा कोई या तीसरा सी पार्ट नहीं आया, उन्होंने मैत्री संबंध स्थापित कर लिए। लेकिन कंपनी कहती थी अब ऐसा नहीं होगा। कंपनी को ये बातें पता होनी चाहिए कि आप उनके साथ युद्ध करने जा रहे हो, उनके साथ कोई संधि करने जा रहे हो, या उनके साथ कोई मैत्री संबंध स्थापित करने जा रहे हो। दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा। ठीक है, हमेशा वो रहेगा ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार में, जिससे अगर कोई देसी रियासत हुआ करती थी, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी अगर कुछ चाहे तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमेशा वो तो दरबार में ही रहता था, ब्रिटिश रेजिडेंट, जो कंपनी को सभी खुफिया जानकारी देता था। कंपनी राज्यों की आंतरिक तथा बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करेगी। कंपनी ने भी ये वादा किया, आप पर कोई आंतरिक या बाहरी आक्रमण होगा तो हम सुरक्षा करेंगे, ये जिम्मेवारी हमारी है। देसी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी अपनी सेना रखेगी, जिसका खर्च देसी रियासत को ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, सेनाएं तो ये कंपनी देगी, लेकिन उसका खर्च कौन उठाएगा, देसी रियासतें उठाएंगी। सहायक संधि के प्रभाव देखिए क्या हुए। भारतीय शासक अंग्रेज़ों के अधीन हो गए और उनकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। अंग्रेज़ों का सैनिक और राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ा। सहायक संधि करने वाले राज्य शीघ्र ही दिवालिया हो गए। बिल्कुल, रीज़न क्या था दिवालिया होने का? खर्च इनकी सेना का इतना था, जिस कारण वो पैसा अंग्रेज़ों को देने लगे। ठीक है, इससे कंपनी के टाइम बहुत सा राजस्व प्राप्त हुआ था। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे बहुत फ़ायदा हुआ था। सेना पर अधिक खर्च होने के कारण देसी रियासतों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। सहायक संधि की प्रणाली भारतीय राज्यों के लिए एक मीठा विष थी। धीरे धीरे करके इसने देसी रियासतों को ख़त्म किया था। तो ये थी हमारी वीडियो सहायक संधि के बारे में। वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।